तो हमारे पास एक नॉवल है जिसका नाम है पाम वाइन ड्रिंकर, जो कि लिखी है एमोस टुटोला ने। तो बहुत समय पहले की बात है कि अफ्रीका में अमोस टुटोआ नाम का एक लेखक था। उसने ज़्यादा स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके अंदर कहानियाँ कहने का एक अद्भुत हुनर था। उसने अपनी कहानियाँ अंग्रेज़ी में लिखी और ऐसा करने वाले वह पहले अफ्रीकी लेखकों में से एक थे जिन्होंने पश्चिमी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। टुटुओला की सबसे मशहूर किताब थी द पाम वाइन ड्रिंकर। इस किताब को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि कहीं कहीं कहानियाँ थोड़ी अटपटी है, कुछ बातें आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि लेखक ने बातें ठीक से समझाई नहीं हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि टुटुओला की ये कमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह अंग्रेज़ी भाषा में शायद उतना माहिर नहीं था, लेकिन उसने अपनी इसी अनजान कला को अपना हथियार बना लिया। जैसे एक पंछी अपने पंख फैलाकर आसमान में ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही टुटुओला ने अपनी सादगी और भाषा की कमी को एक अनूठा शैली में बदल दिया। कहते हैं ना, एक का खाना दूसरे का जहर, यानी जो एक के लिए बुरा है वही दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है। टुटुओला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी कहानियाँ भले ही कभी कभी टूटी फूटी लगती हो, लेकिन वे इतनी अनोखी और दिल को छू लेने वाली थी कि लोग उन्हें पढ़ना पसंद करते थे। उसकी किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह थी, जिन्हें उसे एक बड़े उपन्यास में पिरो दिया था। तो टुटुओला ने दिखाया कि सच्ची भावनाएं और कहानी कहने का जुनून किसी भी भाषा की कमी को पूरा कर सकता है। उसकी लिखी हुई कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और बताती है कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो एक समय की बात है जब अफ्रीका से अंग्रेज़ी में लिखने वाले लेखों के बारे में कुछ लोग कहते थे कि वे ज़्यादा कुछ कह या लिख नहीं सकते। उनका मानना था कि अंग्रेज़ी उनकी अपनी भाषा नहीं है, इसलिए वे उसमें पूरी तरह से खुद को व्यक्त नहीं कर सकते। इन्हीं दिनों नाइजीरिया के एक लेखक अमोस टुटुओला ने एक अनोखा काम किया। वह पहले अफ्रीकी थे जिनकी कोई किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई थी। लेकिन जब उनकी किताब द पाम वाइन ड्रिंकर सामने आई तो कुछ आलोचकों ने उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि टुटुओला की सोच संकीर्ण है, उसे अंग्रेज़ी भाषा के नियमों की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी लेखन शैली नासमझ है और गलतियों का पुलिंदा है। टुटुओला की अंग्रेज़ी को कुछ लोगों ने योरूबा इंग्लिश भी कहा, क्योंकि उसमें व्याकरण और शब्दों का चुनाव थोड़ा अलग था। शायद उनकी मातृभाषा योरूबा का प्रभाव था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद टुटुओला का उपन्यास जो नोवेल है, अपनी स्पष्टता और अद्वितीयता नहीं खो पाया। पाठक उसकी कहानियों में खो जाते थे, भले ही उसमें किताबी व्याकरण की कमी हो। टुटुओला ने दिखाया कि एक कहानी को कहने का तरीका सिर्फ व्याकरण के नियमों से बंधा नहीं होता। कभी कभी एक लेखक की गलतियाँ ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है, जो उसकी आवाज़ को और भी अनोखा और यादगार बना देती है। टुटुओला ने साबित किया कि अपनी कहानी कहने के लिए आपको किसी भाषा का मास्टर होना ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ सच्चा और अनूठा है, तो आप उसे किसी भी भाषा में अपने ही अंदाज में कह सकते हैं और लोग उसे समझेंगे और पसंद भी करेंगे। उन्होंने दिखाया कि भाषा की सीमाएं कला की उड़ान को रोक नहीं सकती। तो एक समय की बात है जब अफ्रीका के पश्चिमी देशों और पूरे अफ्रीका में अंग्रेज़ी भाषा एक विजेता की तरह आई। यह ऐसी भाषा थी जो अब वहाँ बस चुकी थी और आज भी कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा बन गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों में कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। उनके सामने दुविधा यह थी कि कोई एक स्थानीय भाषा पूरे देश की आधिकारिक भाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन कुछ अफ्रीकी लेखकों ने इस बात पर सवाल उठाया। एनगुगी वा थ्योंग जैसे लेखकों ने कहा कि वे इस
विजेता की भाषा से खुद को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी किताब डीकोलोनाइजिंग द माइंड में इस बारे में लिखा भी। दूसरे लेखक जैसे ओबी वाली और ओबियोला इरीन ने जोर देकर कहा कि अफ्रीकी लेखकों को अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए अफ्रीकी भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। उनका मानना था कि अपनी भाषा में खुद को व्यक्त करने से कहानियों की मौलिकता और असली पहचान बनी रहती है। उनके लिए अपनी भाषा में कुछ कहना ही उसका असली मूल्य और सार था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक लेखक अपनी कहानी किसी भी तरह से कह सकता है ताकि वह अपने पाठकों तक पहुंच सके। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफ्रीकी साहित्य तो अंग्रेज़ी भाषा के आने से बहुत पहले से मौजूद था। बेल्चर नाम के एक लेखक ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। अफ्रीकी लोग सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि खुद अफ्रीकी महाद्वीप पर भी लिखते थे। वे सिर्फ यूरोपीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि अफ्रीकी भाषाओं में भी लिखते थे। वे सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि अपने खुद के लिए भी लिखते थे। वे सिर्फ उत्तरी अफ्रीका में ही नहीं बल्कि सहारा के दक्षिण में भी लिखते थे। वे सिर्फ मौखिक रूप से ही नहीं बल्कि लिखकर भी लिखते थे। वे सिर्फ ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि कविताएं, महाकाव्य और आत्मकथाएं भी लिखते थे। और वे सिर्फ 19वीं सदी में ही नहीं बल्कि 18वीं सदी और उससे भी बहुत पहले से लिखते थे। यानी अंग्रेज़ी के आने से बहुत पहले से अफ्रीका में कहानियाँ कहने और लिखने की एक समृद्ध परंपरा थी। अफ्रीकी लोगों ने हमेशा से अपनी बातें, अपनी भावनाएं और अपनी कहानियाँ अपनी भाषाओं में व्यक्त की है और यह उनका गौरव है। अब हम जानते हैं अफ्रीका का प्राचीन कहानियाँ और टुटुओला का अनूठा स्थान। बहुत समय पहले जब अफ्रीका में कोई उपनिवेशवाद नहीं था तब वहाँ साहित्य का खजाना भरा पड़ा था। ये साहित्य ज़्यादातर लोक कथाएँ, कहावतें, पहेलियाँ और गीत के रूप में था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुँचाया जाता था। कभी कभी इन कहानियों, गीतों या कहावतों में कुछ चीज़ें बदल दी जाती थी, हटा दी जाती थी या नई बातें जोड़ दी जाती थी ताकि वे उस समय या मौसम के हिसाब से सही लगें। पश्चिमी अफ्रीका के मौखिक साहित्य में सुंडियाटा का महाकाव्य भी शामिल है जिसे मध्यकालीन माली में रचा गया था और घाना साम्राज्य में भी पुराना डिंगा का महाकाव्य भी है। पश्चिमी अफ्रीका की आम लोक कथाओं में चालाक जानवरों की कहानियाँ बहुत प्राचीन हैं। इनमें अक्सर एक छोटा जानवर अपनी चतुराई से बड़े जानवरों को मात देता है या बच निकलता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर अफ्रीकी लोग ऊपर बताई गई बातों के अनुसार साहित्य लिखते थे तो उन्हें हम कैसे बांट सकते हैं। बेल्चर नाम के एक विद्वान ने इन 4 मुख्य समूहों में ऐसे बांटा। पहला समूह, वे साहित्यिक रचनाएं जो अफ्रीका से बाहर रहने वाले अफ्रीकी लोगों ने लिखी। वे साहित्य रचनाएं जो अफ्रीका से बाहर रहने वाले अफ्रीकी लोगों ने लिखी। दूसरा समूह, वे अफ्रीकी साहित्य ग्रंथ जो अफ्रीका महाद्वीप पर अरबी भाषा में लिखे गए। तीसरा समूह, वे सैकड़ों अफ्रीकी युवा जिन्हें हर साल यूरोप में पढ़ने के लिए भेजा जाता था और उन्होंने वहाँ जो लिखा। चौथा समूह, वे रचनाएं जो अफ्रीकी महाद्वीप पर अफ्रीकी भाषाओं में या कभी कभी अफ्रीकी लिपियों में लिखी गई। तो इस वर्गीकरण को देखते हुए ओमोस टुटोला शायद चौथे समूह में आएंगे। टुटुओला ने भी कुछ अन्य अफ्रीकी लेखकों की तरह अपने विचारों, कल्पनाओं और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे। इसमें सही शब्दों का चुनाव करना और भाषा की संरचना को अपने हिसाब से ढालना शामिल था। बाविरो नाम के एक और विद्वान इस बात से सहमत हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेज़ी का उपयोग करने वाला अफ्रीकी व्यक्ति लगातार अंग्रेज़ी भाषा को अपनी अफ्रीकी भाषा की संरचना के अनुसार ढालने की कोशिश करता है और बहुत से अफ्रीकी लोग
संरचित रूप से सरल वाक्यों को पसंद करते हैं। तो इस तरह टुटुओला जैसे लेखकों ने दिखाया कि एक भाषा भले ही वह विदेशी हो, उसे भी अपनी संस्कृति और विचारों को व्यक्त करने के लिए मोड़ा जा सकता है। उन्होंने अंग्रेज़ी को अपने अफ्रीकी विचारों का वाहन बनाया, जिससे उनका साहित्य और भी अनोखा और प्रभावशाली बन गया।